बच्चों, आज ले एग्जाम्पलर प्रॉब्लम लाइफ प्रोसेस चैप्टर 6 कल भी लिया था और आज ये दूसरा वीडियो है। लाइफ प्रोसेस के वीडियो डेली एक मिल जाएगा जब तक ये खत्म नहीं होते। तो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी बुक्स की क्लास 10 चैप्टर 6, उसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन है पहला, what will happen if mucus is not secreted by the gastric glands? बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन भी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिल जाएगा। What will happen if mucus is not secreted by the gastric glands? सबसे पहले तो ये है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ होती है। देखिए, कहते हैं पेट में गैस बन रही है, इससे याद कर लो, जब पेट में गैस बन रही है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी वहां होगी। इसलिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टमक में होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टमक में पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है गैस्ट्रिक जूस। ये काय से निकलता है? गैस्ट्रिक जूस। किससे निकलता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है? तो सीधा सा है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो पाई जाती है स्टमक में। इससे निकलता है गैस्ट्रिक जूस। किससे निकलता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। और गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? देखिएगा, इसमें पेप्सिन एंजाइम्स, पेप्सिन ये एक एंजाइम है, और दूसरा निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और तीसरा क्या निकलता है? तीसरा निकलता है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस जब हम लोग खांसते हैं ना, तो जो कफ निकलता है दैट इज द म्यूकस। जो कफ होता है, जब खांस के जो कफ निकलता है तो कफ इज द म्यूकस। म्यूकस कफ की तरह ही है, बिल्कुल कफ ही मान लो। जो खांसने पे हम कफ निकाल रहे हैं दैट इज म्यूकस। इसी प्रकार का होता है। तो गैस्ट्रिक जूस पेप्सिन एंजाइम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक क्या एसिड किससे निकल रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। किससे निकल रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। ये बात तो पहली हो गई। क्वेश्चन बाद में समझो, पहले ये समझो कि स्टमक से ये तीनों चीजें निकलती हैं और इनके काम क्या है, इनके फंक्शंस क्या हैं। तो पहला फंक्शन देखते हैं पेप्सिन। देखिएगा, हम जो खाते हैं दालें हैं, कहते हैं कोई दालें ज्यादा खाओ, क्या है? प्रोटीन है उसमें।
पल्सेज में प्रोटीन है, तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। पेप्सिन प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। मतलब प्रोटीन हमने फिर कल बताया था, प्रोटीन क्या है, डायरेक्ट हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उससे न्यूट्रिशन प्राप्त नहीं कर सकती, इसलिए हमें चाहिए स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स, जैसे स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स। तो जो स्मॉल हाइड्रोकार्बन चाहिए तो पेप्सिन क्या करता है, जबकि हमारी प्रोटीन है, जो पल्सेस से प्रोटीन मिल रहा है उसमें क्या होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज द लॉन्ग बायोमोलिक्यूल्स, जो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जो हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए पेप्सिन उनको ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देता है। तो जो छोटे पार्टिकल्स प्रोटीन के हो गए उसको हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है और उससे न्यूट्रिशंस ले लेती है। सेकंड आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या वर्क है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकल रहा है। देखिएगा, हम कोई भी चीज खा रहे हैं तो बैक्टीरिया तो स्वाभाविक है कि स्टमक, पेट के अंदर जाएंगे और ये बैक्टीरिया बहुत नुकसान करेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया बाहर से पहुंच गए स्टमक में, तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम आता है। अब क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोक्लोरिक, और म्यूकस निकलता है, तीन चीजें। अब क्वेश्चन पे जाइए, व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब वो इसमें ये कह रहा है कि म्यूकस नहीं निकले। अगर ये म्यूकस क्या है, नहीं निकल रहा, केवल दो चीजें निकल रही हैं, पेप्सिन निकल रहा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा है। म्यूकस का क्या काम, वो पूछ रहा है म्यूकस का फंक्शन क्या है। तो अब समझ लीजिए, म्यूकस जो है एक्चुअली में जो हमारी स्टमक की जो इनर लाइनिंग है, मतलब स्टमक की दीवार, स्टमक की क्या है, जो हमारे स्टमक की जो इनर वॉल है, जो दीवार है, उस पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, उस पर छाले पड़ जाएंगे, मतलब जल जाएगी, मीन्स अल्सर प्रोड्यूस हो जाएंगे। अल्सर कहते हैं छालों में। अब अल्सर अगर हमारे पेट में होने लगे तो जिंदा रहना तो बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए म्यूकस क्या करता है कि जो इनर लाइनिंग है स्टमक की जो इनर लाइनिंग है, ये वाली, ये स्टमक की जो इनर लाइनिंग है, इस पर म्यूकस जम जाता है। HCl, ये HCl है, तो ये HCl हमारे इस स्टमक की स्किन पर जो इनर लाइनिंग है इस पर असर नहीं करेगी, और ये म्यूकस की लेयर है तो उसको सेव कर लेता है। इसीलिए हमारे जो स्टमक की इनर लाइन है उसको बर्न नहीं कर पाएगा, उस पर अल्सर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो वही पूछ रहा है, व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अगर म्यूकस सीक्रेटेड नहीं होगा तो स्टमक की जो वॉल्स है, जो दीवार है, जो इनर लाइनिंग जिसे कहते हैं, उस पर क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, उस पर अल्सर जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब लिख लेते हैं, तो कैसे लिखते हैं, शॉर्ट में लिख लेते हैं इसको दो लाइन में, और उसी का आंसर लिख इसलिए देते हैं जिससे कि तुम लोग याद कर सको, और बाकी जो अपने हिसाब से लिख ही लोगे समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ वर्ड्स तो क्या लिखेंगे, इसका क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड हैपन कि अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड से म्यूकस नहीं निकल रहा, तो लिख सकते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टमक। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहां पे होती है, बता चुके,
gastric gland in stomach. In stomach, leach HCl, pepsin and mucus. ये भी ऊपर सीधा चुके हैं अभी. Mucus protects the inner lining of the stomach. Inner lining of stomach from HCl. From HCl. ये HCl से बजाती है. If mucus is not released, if mucus is not released, if mucus is not released, hydrochloric acid will burn, जला देगी. Will burn inner lining of stomach. Inner lining of stomach. और इससे क्या होगा? अल्सर will produce. अल्सर मीन्स छाले. अल्सर का मतलब छाले. अल्सर है वो प्रोड्यूस हो जाए, छाले हो जाए. तो स्वाभाविक है कि अगर छालों से बचना है तो सीधा सीधा सा है हमारी बॉडी म्यूकस को निकाल. तो ये क्वेश्चंस में विशेषकर हमें ध्यान रखने वाली बातें हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होती है. हमने बता दिया पेट में गैस बनती है, उसी से याद कर लो. याद करने का तरीका बताया. गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में होती है. गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या निकालती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज क्या करती है? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो रिलीज करती है दैट इज पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस. तीनों की क्या क्या एक्शन है, लेकिन इसमें केवल एक ही का एक्शन पूछा है, दैट इज द म्यूकस. जो म्यूकस का एक्शन पूछा है वो हमने बता दिया. अगला क्वेश्चन, है why is the rate of beating in aquatic organism is much faster than terrestrial
than in terrestrial organism। तो क्वेश्चन ये है कि इनका क्यों अधिक होता है, क्या होता है, व्हाई इज द रेट ऑफ ब्रीथिंग, जो सांस लेने में जो गति होती है, जैसे हम दौड़ते हैं तो रेट ऑफ ब्रीथिंग हमारी बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाई इज द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो पानी में रहते हैं उनका रेट ऑफ ब्रीथिंग क्यों ज्यादा रहता है, सांस लेना क्यों तेजी से सांस लेते हैं, एज मच फास्टर, बहुत तेजी से, देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल माने जो लैंड पे रहते हैं, जैसे हम लोग हैं। तो देखिएगा सीधा सा है, तो वाटर में जो कंसंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का वो कम होता है, जबकि टेरेस्ट्रियल में लैंड पर जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, लैंड पर क्या है, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है जो लैंड पे है, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होता है वो ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स में या पानी में, वाटर में उनका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। तो कंसंट्रेशन तो कम है, मतलब कम ऑक्सीजन डिसॉल्व की हुई है। अब अपनी लाइफ को चलाने के लिए, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो जल्दी जल्दी से ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाती है। हम लोग क्या है, नॉर्मल लेते हैं, क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा है, तो धीमे धीमे लेते हैं। लेकिन जब हम हिल्स पर चले जाते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं, तो वहां पे क्या है, लेवल ऑफ ऑक्सीजन काफी कम है, तो हमें रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ाना पड़ता है, तो हम तेज सांस लेते हैं। बल्कि जिनको तो बीमारी होती है तो उनको तो अलाउड ही नहीं होता हिल्स पे जाने का, क्योंकि उनका बीपी जो है वो लो हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि रेट ऑफ ब्रीथिंग इसलिए बढ़ जाती है कि उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वाटर में वो कम है, तो इसीलिए उन्हें ज्यादा की आवश्यकता पड़ती है, तो रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाती है। आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे एक्वाटिक एनिमल, जैसे फिश है, फिश भी एक्वाटिक एनिमल है, तो एक्वाटिक एनिमल जो पानी में रहते हैं, एक्वाटिक एनिमल, aquatic animal obtain oxygen from water, पानी से ऑक्सीजन लेते हैं, which is जो कैसे घुली हुई है, which is dissolved state, which is dissolved state in water, जो पानी में घुली हुई है, लेकिन इसका जो कंसंट्रेशन है वो कम है। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन concentration of oxygen is less in water, but need of oxygen, ऑक्सीजन की आवश्यकता, नीड ऑफ ऑक्सीजन अमाउंट
नीड ऑफ ऑक्सीजन अमाउंट, जो ऑक्सीजन अमाउंट है, इज मोर, ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो ज्यादा तो आवश्यकता तो कई बार में ले लेती है, वो लगातार लेती रहती है तो वो ज्यादा हो जाती है। सो आगे ये लिख दो, सो द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। आंसर मिल गया। इस प्रकार से हम ये समझेंगे कि कंसंट्रेशन, देखिए जो हमारी लेवल है ऑक्सीजन का वो हमारे लिए एनफ है। तो हम नॉर्मली अगर हम ब्रीथिंग करते रहेंगे तो हमारा काम चल जाता है। अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो हमारी रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाती है। जैसे हम दौड़ते हैं तो दौड़ने में क्या होता है, हमें ज्यादा ऑक्सीजन की, आप सीधा एग्जाम्पल समझ सकते हो। जैसे हम दौड़ते हैं तो जब दौड़ के आते हैं तो तुम देखते हो हमारी रेट ऑफ ब्रीथिंग मतलब तेज तेज सांसें चलने लगती है। क्यों चलने लगती है भाई? क्योंकि हमें एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो रही है, एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही है दौड़ने में। और जब एनर्जी दौड़ने में ज्यादा खर्च हो रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो हमारी ब्रीदिंग क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। यही काम तुम्हारी फिश करती है या एक्वेटिक एनिमल करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वेन्स हैव थिन वॉल्स एज कंपेयर टू आर्टरीज? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, why do veins have thin walls as compared to arteries? As compared to arteries. वेन, पहले तो ये जानना चाहिए कि वेन क्या होता है। देखिएगा दो चीजें हैं, आर्टरी और वेन, जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, जो ब्लड को ले जाती हैं। तो जो ब्लड को ले जाती हैं, आर्टरी क्या करती है कि हार्ट से ब्लड को ले जाती है और सभी ऑर्गन्स में पहुंचाती है। हार्ट उसे पंपिंग करता है। जैसे कि हम साइकिल में हवा भरते हैं, तो साइकिल में हवा भरते हैं तो पंपिंग करते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो जैसे ही आर्टरी में ब्लड जा रहा है तो वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, तो जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है, जिसे हम कहते हैं प्योर ब्लड। मान लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना जाता है। ऑक्सीजन और हार्ट है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। उधर आर्टरी का क्या काम है, आर्टरी काम हो गया। अब वेन का क्या काम है, डिफरेंट ऑर्गन से जो ब्लड आया उसमें क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। मींस उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो इम्प्योर हो जाता है, अशुद्ध। उसे हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिएगा, जब आर्टरी लेके जा रही है, कहां से जा रही है, हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स में, हाथ पर पैर में जो ऑर्गन्स है हमारे, तो पंप भी किया जा रहा है, तो उसका प्रेशर हाई होगा, स्पीड ज्यादा होगी। अगर हमारी उसकी वाल मींस आर्टरी की वाल मोटी न हो और इलास्टिक न हो तो फट जाएगी, बस्ट कर जाएगी, कहां प्रेशर झेल पाएगी इतना। जबकि वेन में क्या है, वेन में कोई प्रेशर तो है नहीं है, ऑर्गन ने इसने इकट्ठा किया और ऊपर लेके चली गई।
बस बाल्ब होते हैं वेंस के अंदर, तो इन डायरेक्शनल बना रहे हैं, एक ही डायरेक्शन, कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर जाए वापिस आ जाए। जैसा तुम देख रहे हो साइकिल में जब ट्यूब में हवा डालते तो बाल्ब लगा होता है, क्यों लगा रहता है? वन डायरेक्शनल मूवमेंट के लिए। कैसा वन डायरेक्शनल मूवमेंट? पंप मारा तुमने, हवा अंदर गई, बाहर ना निकले, बाल्ब निकाल दो तो टू डायरेक्शनल हो जाएगी, अंदर जाएगी बाहर आएगी, वही हमारा वैन करता है। तो बाल्ब लगे होते हैं, कोई प्रेशर नहीं होता, तो इसलिए उसका काम हमारा कैसे थिन बाल से चल जाता है। तो वाई डू वैन हैव थिन बाल? उसकी पतली बाल होती है और आसानी से काम कर जाता है, कोई बस्ट होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं है। हार्ट का प्रेशर तो किसमें पड़ रहा है? केवल हार्ट का प्रेशर तो केवल पड़ रहा है आर्टरी में। तो इसीलिए इसका आंसर लिख लेंगे, arteries carry blood from heart to various answer. Artery carry blood, ले जाती है blood from heart to different organs. बता दिए आर्टरी का काम क्या है? डिफरेंट ऑर्गन्स में ब्लड को ले जाना। और बॉडी अंडर हाई प्रेशर, प्रेशर क्यों हो रहा है? क्योंकि हार्ट क्या कर रहा है? हार्ट पंप कर रहा है, इसी में हाई प्रेशर। और यही हाई प्रेशर के कारण हमें इसकी वाल्व्स मोटी काम आती है। सो दे हैव थिक वाल्व। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज thin valve will burst, क्या हो जाएगी? फट जाएगी। हाई प्रेशर होता है, लेकिन अब बात कर लेते हैं वेन की। वेन हैज लो प्रेशर, वेन हैज लो प्रेशर विथ वाल्व। वाल्व लगा होता भाई, इसमें वाल्व लगा होता है। वाल्व क्या के लिए? सो देयर इज नो एनी रिस्क, there is no any risk of busting valve। फटने की कोई भी रिस्क नहीं है। So there is no any risk of busting thin valve। thin valve लिख लो। और वाल्व क्या करता है? वाल्व मेंटेन यूनिडायरेक्शनल फ्लो। वाल्व मेंटेन यूनिडायरेक्शनल फ्लो, एक ही डायरेक्शन होगा। जैसे हमने क्या बताया कि एकदम लिया था कि साइकिल में हवा भरोगे एक ही डायरेक्शन में जाएगी, और यहाँ पर बार लगा दो। बार क्या करता है? एक ही डायरेक्शन में ब्लड जो है तुम्हारा क्या होगा? ऑर्गन से हट की ओर जा रहा है, वापस नीचे नहीं आएगा, नीचे ग्रेविटी है,
ग्रेविटी ब्लड को अट्रैक्ट करेगी, वापस आ जाएगा, बाल में लगा हुआ वापस नहीं आएगा, फिर आगे बढ़ गया, फिर बाल लगा हुआ, फिर आगे बढ़ गया, फिर बाल लगा हुआ। इस प्रकार से वाल्व जो है वो उसको क्या कर देता है, यूनिडायरेक्शनल कर देता है। तो इस क्वेश्चन में हमारी समझ में ये आया कि जो आर्टरी है वो ब्लड ले जाती है हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स की ओर, और आर्टरी की वाल्व थिक इसलिए रखी जाती है क्योंकि हार्ट पंपिंग करता है उसमें ब्लड को आगे भेजने के लिए, इसलिए वो फट सकती है। इसको शेप रखने के लिए उसकी वाल्व मोटी होती है, और जो वेन होती है उसमें कोई प्रेशर नहीं होता, तो इसीलिए कोई रिस्क ही नहीं है बचने की, बस वापस आ सकता है ब्लड, क्योंकि ऑर्गन से ऊपर की ओर जा रहा है तो नीचे वापस आ सकता है, तो इसीलिए वाल्व लगे। ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि वाल्व क्यों लगे होते हैं, भाई valves are used in when, तो आंसर सीधा सा दे दोगे, that's valve maintain the flow of blood unidirectional, so valves are used in when, वाल्व को क्योंकि यूनिडायरेक्शनल करना है, और अगर ज्यादा लिखना चाहो तो थोड़ा लिखो, ड्यू टू द ग्रेविटी द ब्लड कैन कम at lower surface again and again, so the valve maintain unidirectional flow। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, हमेशा क्वेश्चन को अपने आप लिखना सीखो। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है why and how, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, and how does water enter continuously into the root xylem, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जाइलम और फ्लोएम क्या है। रिवीजन कर लेते हैं, वैसे तो पढ़ा हुआ है ये सब। जाइलम हमेशा क्या करता है, जो मिनरल्स और वाटर को है रूट्स के द्वारा ऊपर ले जाता है और सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, हर ब्रांच में, स्टेम में, लीव्स में। तो ये जो मिनरल्स और वाटर है ये पहुंचाना इसका काम है जाइलम का। तो जाइलम कहां से लेता है, ये सॉइल से लेगा। अब बात आती है क्या लेगा, मिनरल्स और वाटर। कभी हम खाद लगाते हैं, मैन्यूर्स लगाते हैं, फर्टिलाइजर्स लगाते हैं, दे हैव द रिच मैन्यूर्स, दे हैव द रिच न्यूट्रिशंस। अब फ्लोएम क्या करता है, अब भाई लीव्स ने खाना बना लिया, फूड बन गया। अब फूड का डिस्ट्रीब्यूट कौन करे, तो उसमें फ्लोएम होता है। तो जो फूड का डिस्ट्रीब्यूट होता है तो फ्लोएम जो है उसमें ऊपर से लेकर नीचे खाना भेज देता है। तो केवल बात है जाइलम की करना है। अब जाइलम कहां से आया, रूट से आया। तो जब ये रूट से आया तो यहां पे हम पानी लगाए थे, यहां वाटर हुआ, और वाटर में आयंस होते, ये आयंस इस रूट में चले जाएंगे, ये आयंस क्या होंगे, इस रूट में चले जाएंगे। तो रूट का जो कंसंट्रेशन है, रूट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। जो रूट का कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाएगा। भाई तो आयंस चलेंगे नहीं, यहाँ पे F पॉजिटिव आयंस है, ये और भी आयंस, कैल्शियम लगा दी तो कैल्शियम आयंस होंगे,
मैग्नीशियम लगा दी, इसमें मैन्यूर्स में, फर्टिलाइजर्स में, तो ये आयन यहाँ पर चले जाएंगे। ये रूट हेयर है, वो भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसको, तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया। यहाँ क्या होगा, इसका जो रूट्स का कंसंट्रेशन है वो बढ़ गया, और बाहर पानी जो है वाटर और मिनरल्स, और इनका कंसंट्रेशन कैसा रहा, इनका कंसंट्रेशन लो रहा। तो क्या होगा, ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या है, किसी भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, मान लो मेम्ब्रेन है कोई, ये क्या है, कोई मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन क्या है, कपड़े की तरह मान लो, अगर लो कंसंट्रेशन से, अब देखिए यहाँ पे क्या है, लो कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या है, लो कंसंट्रेशन, और ये जो इसकी जो लेयर है ऊपर वाली, जैसे अंगूर में होता है ऊपर का छिलका, वो सेमी परमेबल होता है, तभी तो उससे किशमिश बन जाती है, और किशमिश को पानी में डाल दो तो फिर से अंगूर बन जाएगा, मतलब फूल जाएगा। तो यहाँ पर इसकी रूट्स की जो ये लेयर है, ये वाली, ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कभी रूट्स को उखाड़ के देखना, तो ऊपर काफी सॉफ्ट होती है और उसमें पोर्स होते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जैसे पोर्स होते हैं हल्के हल्के, देखिए माइक्रोस्कोप से दिखते हो। इससे लो कंसंट्रेशन हो गया बाहर वाटर का, यहां हमने लिख दिया लो कंसंट्रेशन, और अंदर क्या हो गया, आयन चले गए, ये हाई कंसंट्रेशन हो गया, ऑस्मोसिस होने लगेगा। जो वाटर फ्लो है वो लो कंसंट्रेशन से बाहर से अंदर हाई कंसंट्रेशन की ओर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जाने लगेगा, और इसी प्रकार से ऊपर चढ़ने लगेगा। इसी को कहते हैं हम ऑस्मोसिस। तो ध्यान रखो, ऑस्मोसिस में दो चीजें बहुत ध्यान रखने की है। ऑस्मोसिस में लो कंसंट्रेशन से थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हाई कंसंट्रेशन की ओर फ्लूइड या लिक्विड फ्लो करता है, और जबकि डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर वाटर कोई भी मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं, जैसे सैंड की सीसीडी। ऐसा नहीं है, फ्लूइड्स का मींस गैस भी कर सकती है और लिक्विड भी कर सकती है। हमने फ्लूइड का, हमने क्या लिया, सैंड की सीसीडी। सैंड की सीसी हाई कंसंट्रेशन, तो सैंड भरा हुआ उसमें सीसी में, और जब उसको खोलोगे तो जो एयर है चारों तरफ, उसका कंसंट्रेशन लो है, तो फ्लो किधर होगा, डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की, मतलब सीसी से एटमॉस्फेयर। और देखते हैं हम कहीं भी बैठे हो तो हमें खुशबू पहुंच जाती है, क्योंकि डिफ्यूजन से मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज हो गए और पूरे में फैल गए। लेकिन ध्यान रखो, हमेशा याद रखो, ऑस्मोसिस में उल्टा होता है। उसमें क्या था, डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, और डिफ्यूजन में क्या होगा, डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन से जाएगा लो कंसंट्रेशन की ओर, जैसा बताए। ऑस्मोसिस में क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर फ्लो होता है किसी फ्लूइड का, और थ्रू परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर लिख लेते हैं, तो यही आंसर होगा इसका, सीधा सीधा सा आंसर क्या होगा, इसे देख लेते हैं। तो आंसर ये होगा इसका कि जो आयंस हैं वो कहां पहुंच गए, रूट्स में, और जब आयंस रूट्स में पहुंच गए तो कंसंट्रेशन क्या हुआ, बढ़ गया, और जब कंसंट्रेशन बढ़ गया तो बाय ऑस्मोसिस ये क्रिया आगे होने लगी और पानी ऊपर पहुंच गया। तो हम लिख सकते हैं कि रूट्स remain in soil. Roots remain, जो कौन बनी होती है, तो roots remain
in soil, and ions from water and mineral enters प्रवेश कर जाते हैं in root and root hair जो रूट के हेयर टाइप में रहते हैं। So concentration of root is increased. Then water. So by osmosis water flows from low concentration to high concentration, low concentration to high concentration, लेकिन एक चीज और लिखना पड़ेगा इसमें, थ्रो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये मेन लाइन है। तो कुल मिला के रूट्स में डिफिजन नहीं होता, ये कभी मत सोचना रूट्स में डिफिजन होता है। रूट्स में हमेशा ऑस्मोसिस होता है, हमेशा रूट्स में और ऑस्मोसिस और डिफिजन एक दूसरे के रिवर्स हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और डिफ्यूजन क्या होता है? हाई फ्लो ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विदाउट सेमी परमेबल, कोई भी मेम्ब्रेन उसमें नहीं होती। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पलर का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why is more concentrated yellowish urine excreted in summer? समर में पीली यूरिन क्यों आती है, येलो यूरिन क्यों आती है? देखिए थिंकिंग टाइप का क्वेश्चन है, ये हाईली थिंकिंग मॉडल कहा जाता है। तो ये है y is more concentrated, y is more concentrated yellowish urine, piri yellowish urine excreted in summer। हमें येलो यूरिन क्यों आती है समर में? तभी हमें गर्मी में कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। देखो येलो कलर कब आता है? पानी की मात्रा कम होती है और जो वेस्टेज है
हमारे बॉडी के अंदर वो पानी में कंप्लीटली डिजॉल्व हुआ, पर कंसंट्रेशन बढ़ गया उसका, क्योंकि पानी तो कम है। ये पानी कहाँ जाता है भाई? क्योंकि गर्मियों में, समर में रेस्पिरेशन होता है, गर्मियों में रेस्पिरेशन नहीं, गर्मियों में स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग मतलब पसीना निकलता है। तो पसीना निकलता है, तो पसीना निकलने में हमारा काफी वाटर वेस्टेज होता है। अब पसीना क्यों निकलता है, स्वेटिंग क्यों होती है? क्योंकि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। और इवापोरेशन प्रोड्यूस कूल्स, ये प्रिंसिपल है। बॉडी के ऊपर से पानी का इवापोरेशन हो रहा है, तो स्वेटिंग हो रहा है, बॉडी कूल रहती है। जैसे देखा होगा घड़ा, पिक्चर होता है, जो घड़ा होता है उसमें पानी भरा होता है, ऊपर क्या होता है, इवापोरेशन चलता रहता है, जिससे घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। वही इवापोरेशन प्रोड्यूस कूल, इवापोरेशन हमेशा ठंडा कर देती है। तो कहने का मतलब ये है कि व्हाई इज द मोर कंसंट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीटेड इन समर। तो स्वाभाविक है कि काफी जो है बॉडी का पानी उस स्वेटिंग में चला गया, बचा थोड़ा पानी, उसका कलर वेस्टेज के साथ, क्योंकि मेटाबॉलिज्म चल रहा है हमारा पूरा रिएक्शन, और जब वो इंटेस्टाइन्स के अंदर आया तो पानी कम था, कलर येलो हो गया, वही यूरिन के द्वारा निकल गया। तो आंसर वो सिंपल है इसका, इन समर percentage of water in body reduces, क्यों कम हो जाती है? ड्यू टू स्वेटिंग, ड्यू टू स्वेटिंग, पसीना निकलने से, पसीना निकलने से तुम्हारी कम हो जाती। अब जो वेस्टेज, वेस्टेज ऑफ ऑल ऑर्गन्स, मिक्स with this less water, less water से मिक्स करते हैं and produce yellow color। इसीलिए गर्मियों में अधिक से अधिक पानी हमें पीना चाहिए, क्योंकि ये कंसंट्रेशन बढ़ गया, ये नुकसानदायक होता है, ऑर्गन्स पे बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है इसका। तो समर के अंदर जो वाटर लेवल है, जो वाटर का कंसंट्रेशन है, परसेंटेज ऑफ वाटर लिख दिया या कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कह दो, तो ये जो है डिक्रीज कर जाता है। और ये डिक्रीज करने के बाद जो वेस्टेज है, तो हमारी बॉडी में वेस्टेज निकलते रहते हैं और उनको यूरिन या मतलब एक्सप्रेशन के द्वारा बाहर किया जाता है। तो इस कंडीशंस में हमें अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। वही क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, leaves of healthy potted plant were coated with vaseline। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो
पत्तियां लीव्स, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, लीव्स ऑफ ए हेल्थी पॉटेड प्लांट पर पोटेड, किसी बर्तन में प्लांट है उसकी बात करते हैं, पोटेड प्लांट पर कोटेड विद वैसलीन, उस पर क्या लगा दी गई, वैसलीन लगा दी गई भाई, विद वैसलीन, टू ब्लॉक द स्टोमेटा, और उसके स्टोमेटा क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। Will this plant remain healthy for or long? क्या ये प्लांट लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा? स्टेट 3 रीजन, स्टेट 3 रीजन, शॉर्ट में लिख दिया है क्वेश्चन। अबाउट हेल्थ ऑफ प्लांट, अबाउट हेल्थ ऑफ प्लांट। ठीक है, हमने वैसलीन लगा दी, तो स्वाभाविक है वैसलीन देखा ही होगा जो जाड़ों में हम लोग लगाते हैं, अब प्लांट्स पर लगा दी, जो लीव्स होती है तो क्या होता है, लीव्स के ऊपरी सरफेस पे क्लोरोफिल जो होता है वो बहुत डेंस होता है, जबकि स्टोमेटा क्या होता है, जो निचला वाला सरफेस है उस पर स्टोमेटा होता है, तो स्टोमेटा तो बंद हो जाएंगे, अपर सरफेस भी स्टोमेटा होते कम होते हैं, लेकिन नीचे वाली सरफेस पे तो होगा अपर वाली सरफेस स्टोमेटा क्या होंगे, बंद हो जाएंगे, जब वैसलीन लग जाएगी उस पर डस्ट बढ़ जाएगी। अब ये स्टोमेटा क्या काम करते हैं भाई, ये स्टोमेटा क्या करते हैं, एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो मालूम ही है, ऑक्सीजन निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो फर्स्ट इफेक्ट पड़ेगा क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इसे हम कहेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो सभी स्टोमेटा बंद हो गए, विल स्टॉप, एक्सचेंज ऑफ गैसेज रुक जाएगा, तो ये न तो ऑक्सीजन निकलेगी और न ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए बहुत मेन है, जो स्टार्च है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, उसी कार्बन डाइऑक्साइड से तो बनता है। एक क्वेश्चन बहुत ध्यान कर लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, और जो ऑक्सीजन निकलती है वो H2O का मॉलिक्यूल ब्रेक करता है, तब ऑक्सीजन निकलती है, मतलब पानी जो जाता है उससे ऑक्सीजन निकलती है, और जो CO2 आती है उससे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च बनता है। ये मेन पॉइंट है इसका। एक्सचेंज ऑफ गैसेज विल स्टॉप, तो न तो जब CO2 नहीं जाएगी तो नो स्टार्च इज प्रोड्यूस्ड, तो नो या कार्बोहाइड्रेट ले सकते हो, क्योंकि ये किससे बनता है, CO2 से, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज विल स्टॉप, सो CO2 will not enter through stomata, and carbohydrate is starch will not produce, अरे भाई स्टार्च ही तो उसका भोजन है, उसी से तो उसको एनर्जी मिलती है, तो
तो जब स्टार्च ही नहीं पहुंचेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, तो प्लांट मर जाएगा। और क्वेश्चन में ही कह रहा है लीव्स ऑफ हेल्दी कोटेड प्लांट्स कोटेड विद वैसलीन और स्टोमेटा ब्लॉक हो चुके हैं। तो इसीलिए पहला रीजन हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेज विल स्टॉप, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा तो स्टार्च नहीं मिलेगा, और जब स्टार्च नहीं मिलेगा एनर्जी नहीं मिलेगी उसे, तो एनर्जी नहीं मिलेगी तो कैसे जिंदा रहेगा। सेकंड रीजन देखिएगा, अपना बॉडी का टेम्परेचर जैसे हम लोग करते स्किन से स्वेटिंग करते रहते, तो हम लोग कहते हैं स्वेटिंग कर रहे हैं, पसीना निकल रहा है, लेकिन प्लांट के अंदर होता है ट्रांसपायरेशन, ये पानी उड़ता रहता है, वाटर जो है इवापोरेट होता रहता है। क्यों करता है भाई? क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन है, अपनी बॉडी का प्लांट्स का टेम्परेचर मेंटेन है। मेंटेन क्यों करता है? जल न जाए, ज्यादा टेम्परेचर होगा भाई, गर्मियां बहुत पड़ती हैं, पूरा पेड़ ही जल जाएगा, पूरा प्लांट ही जल जाएगा, क्या करेगा? तो पहला क्या हुआ? ट्रांसपायरेशन विल स्टॉप, ट्रांसपायरेशन। दूसरा 3 रीजन बताए भाई, कह रहा 3 रीजन दो, अब ये दूसरा रीजन है ट्रांसपायरेशन। पहला क्या था? एक्सचेंज ऑफ गैसेज विल स्टॉप, और सेकंड क्या हो गया? ट्रांसपायरेशन विल स्टॉप। अब तीसरा सोचो भाई, अगर वैक्सीन लग गई, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गया और तुम्हारा ट्रांसपायरेशन हो गया, तो तीसरा क्या हो गया? तीसरा भी वही सोच के बताओ, तीसरा क्या हो गया? वो पूछा 3 रीजन, तो पहला तो बता ही दिए, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सोचो। देखो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो किससे होता है? क्लोरोफिल से। तो उसमें क्लोरोफिल पे वैसलीन लग जाएगी तो क्या होगा? बंद तो नहीं होगा, लेकिन हाँ रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगला हो गया भाई वैसलीन लग गई, क्लोरोफिल से होता है, ऊपर क्लोरोफिल होता है, CO2 लेता है, क्लोरोफिल लेता है, और क्लोरोफिल ही सनलाइट में फोटोसिंथेसिस करता है। तो जब उसके ऊपर वैक्सीन लग गई इसकी पत्ती के ऊपर, तो इट विल रिड्यूस। अगला हो जाएगा फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट और विल रिड्यूस। तो वो पत्तियों पे लगाया गया है, कोटेड लीव्स पे किया गया, लेकिन फोटोसिंथेसिस वहां पर लिख लो, फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स विल रिड्यूस, अब देखिएगा हमने रिड्यूस क्यों लिखा या स्टॉप क्यों नहीं लिख दिया? देखिए फोटोसिंथेसिस केवल लीव्स के द्वारा ही नहीं होता, स्टेम के द्वारा भी होता है, लेकिन बहुत कम। ब्रांचेस के द्वारा होता है, सूट्स नई ब्रांचेस आती हैं उनके द्वारा होता है। इसलिए हमने लिखा फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट विल रिड्यूस, ये नहीं लिखा कि फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट विल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, और कल वीडियो नेक्स्ट इसी में आगे क्वेश्चंस कल फिर लिए जाएंगे। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है,
वाई इज, अगला क्वेश्चन है why is blood circulation in human heart called double circulation? अगला क्वेश्चन है डबल सर्कुलेशन हमारे अंदर क्यों कहते हैं? देखिए हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं, जानते ही हो। why is blood circulation, why is blood circulation, why is blood circulation in human heart, in human heart called double circulation? बहुत सीधी सी बात है। एक बार पंप हमारा हार्ट पंप करता है, एक तो ये हो गया सर्कुलेशन। सेकंड ऑर्गन से जब ऊपर जाता है तब भी ये सर्कुलेशन हो गया, इसलिए ये डबल सर्कुलेशन कहलाता है। आंसर क्या बनेगा इसका? सीधा सा ये हार्ट के द्वारा ब्लड 2 बार पास हो गया, एक बार अंदर से बाहर, मतलब एक बार बाहर से अंदर। तो इसका आंसर लिख लेंगे कि ब्लड पासेज through the heart twice, through the heart twice in one complete cycle, in one complete cycle of the body.